हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं भारतीय संविधान का भाग 6 और उसका अध्याय 5, जिसमें कि उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किए गए हैं, के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 तक उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। उसके गठन, कार्य विस्तार, जजों का अपॉइंटमेंट, उनका रेजिग्नेशन, उनका रिमूवल, उनकी रिट अधिकारिता, अधीक्षण, अंतरण आदि के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूँगा इस लेक्चर के माध्यम से। आर्टिकल 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 कहता है, लेकिन इसके अपवाद हैं। आर्टिकल 231 में कहा गया है, अपवाद में, कि 2 या अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसा कि पंजाब व हरियाणा का एक उच्च न्यायालय है। जैसे कि जो सिविल सिस्टर्स हैं अपनी, वहाँ पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय था, लेकिन अब जो है पहले 7 राज्यों का उच्च न्यायालय था, अब वो केवल 5 राज्यों का उच्च न्यायालय है। जैसे कि हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गोवा और महाराष्ट्र दोनों का उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार से यानी कि 2 या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक और आता है, आर्टिकल 230 ये कहता है कि राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनकी अधिकारिता केंद्र शासित राज्यों पर भी हो सकती है। अब जैसे पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय है, तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उस पर जो है उसकी अधिकारिता है किस आर्टिकल के अंतर्गत होगी? 230 के अंतर्गत। जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता पूरे पश्चिम बंगाल राज्य पर है, लेकिन उसके साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी उसकी अधिकारिता है। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होगी? 230 के अंतर्गत होगी। लेकिन 2 या अधिक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, वो आर्टिकल 231 के अंतर्गत हो सकता है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय आर्टिकल 231 के अंतर्गत है, लेकिन उनकी अधिकारिता चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पर भी है, उस उच्च न्यायालय की, रीजनल उच्च न्यायालय की, तो वो 230 के अंतर्गत है। इसी प्रकार से कलकत्ता, जैसा कि एर्नाकुलम केरल का उच्च न्यायालय है, इसकी अधिकारिता लक्षद्वीप पर है, इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह निकोबार पर है। तो ये आर्टिकल 230 के अंतर्गत होता है। तो यानी कि 214 के ये अपवाद है। उसके बाद आता है आर्टिकल, एक और बात है कि जैसा दिल्ली उच्च न्यायालय है, दिल्ली उच्च न्यायालय केवल केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय अलग से है। यानी कि भारत में केवल एक दिल्ली उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय जो केवल केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकारिता का प्रयोग करता है। और एक जानकारी बताऊं आपसे मैं कि सबसे जो जजों की संख्या के अधिकता के बल पर जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और सबसे छोटा उच्च न्यायालय जिसमें कि सबसे कम जज हैं वो है आपका सिक्किम उच्च न्यायालय है। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 215 कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय मतलब यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, और उसको जो अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि उच्च न्यायालय के निर्णय जो सुरक्षित रखे जाते हैं। अगर कोई जो पक्षकार है उस वाद में वहाँ न्यायालय की अवमानना करते हैं, उच्च न्यायालय के जो निर्णय, आदेश, डिग्री, दंडादेश दिया है उसकी अवमानना, उसका अवहेलना करते हैं, तो अवमानना के लिए आर्टिकल 215 के अंदर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को या ऐसे व्यक्तियों को जिसे आदेश निर्देश या दिया गया है उसको दंडाधिष्ट कर सकते हैं अवमानना के अंतर्गत।
आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन होगा। उच्च न्यायालय एक तो चीफ जस्टिस होता है उच्च न्यायालय में, और उतने अन्य न्यायाधीश होते हैं जितने जो है राष्ट्रपति या संसद जो है समय समय पर उसके लिए उनमें संख्या बढ़ाती है, और उसका अपॉइंटमेंट किस द्वारा किया जाता है, उसी सीजे का और अन्य जजेस का राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तों के बारे में बताया गया। नियुक्ति यहाँ महत्वपूर्ण है। जो आप जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों में जो केस लाज आपसे बताए थे, एसपी गुप्ता का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बताया था, एससी एडवोकेट और रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बताया था, जिसमें कि 2 जजों की कॉलेजियम व्यवस्था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। उसके बाद में इनरी प्रेसिडेंशियल डिफरेंस का केस बताया था जो 1999 का था, जिसमें कि कॉलेजियम व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया था। उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट की जजों की अपॉइंटमेंट की लिए कॉलेजियम व्यवस्था को सुदृढ़ किया था, उसी समय उच्च न्यायालय के जजों की अपॉइंटमेंट के लिए भी एक कॉलेजियम व्यवस्था उसी समय उसी केस में निर्धारित की गई थी। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के लिए जो परामर्श लिया जाएगा वो कितने जजों से लिया जाता है, और फिर वो परामर्श जो है राष्ट्रपति के बाद पास जो है भेजा जाता है कि सिफारिश के लिए कि इन जजों का अपॉइंटमेंट कर दो। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, इनका एक परामर्श, यानी कि ये लिखित में परामर्श करेंगे, और जिस उच्च न्यायालय में उन जजों का अपॉइंटमेंट होना है उसके लिए, हाई कोर्ट के जज के परामर्श के लिए, तो यहाँ परामर्श कर लिया इन्होंने, लिखित रूप से परामर्श होना चाहिए, और वो परामर्श जो है वहाँ उस परामर्श को यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति अगर अयोग्य नियुक्ति है तो उसको वापस भी कर सकता है, अगर योग्य नियुक्ति है तो हाई कोर्ट का जज के रूप में उनका अपॉइंटमेंट कर सकता है, चाहे वो परमानेंट जज हो, चाहे वो एडिशनल जज हो, चाहे वो एक्टिंग जज हो। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में केवल जज अपॉइंटमेंट होता है, वो परमानेंट होता है, एक्टिंग या एडिशनल नहीं होता। लेकिन हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंटमेंट होता है वो स्थायी भी होता है, परमानेंट भी होता है, अपर भी होता है और कार्यकारी भी होता है। इन सभी की जो नियुक्ति के लिए परामर्श जो करते हैं सीजीआई 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट जज है एससी के, उनसे परामर्श करने के पश्चात जो उस सिफारिश को यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति अगर योग्य नियुक्ति है तो इनका स्थायी का, अपर का या कार्यकारी का, जैसी भी स्थिति हो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत में जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई, और एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 16 के मामले में, AIR 2016, हालांकि जजमेंट जो 2015 का है, लेकिन 16 में रिपोर्टेड हुआ था। 16 में कहते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है, जिसको 99 संविधान संशोधन जो समाप्त करता है, इसीलिए 99 संविधान संशोधन असंवैधानिक है, और जो कोलिजियम सिस्टम ये है अब यही चालू है। ठीक है जी। तो इसमें नोट्स में से मैंने सब उसके बारे में बता रखा आपसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में, लेकिन वहाँ पर नियुक्ति का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट बताता था और हाई कोर्ट का अब हाई कोर्ट में। एक और मैटर बहुत ज़्यादा यहाँ हो रहा कि रिमूवल ऑफ ट्रांसफर, हाई कोर्ट के जजों का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, उसके लिए कोलिजियम में एससी का नाम इनरी प्रेसिडेंशियल डिफरेंस 1999 के मामले में जो कोलिजियम व्यवस्था सुदृढ़ हुई थी, उसमें भी एक हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर CJI जस्टिस ऑफ इंडिया
और 4 ये जो है अपना परामर्श जो है परामर्श करते हैं आपस में कि इस उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय है। हालांकि इसके लिए जो है ये इस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से भी सलाह करेंगे और इस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से भी सलाह करेंगे जहाँ ट्रांसफर किया जा रहा। और उसके बाद क्योंकि ये विवादित मुद्दा रहा हमेशा ही, फिर जो है वे अपनी सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि इस जज का ट्रांसफर वहाँ कर देना चाहिए, और तब ये इस प्रकार से राष्ट्रपति इनका ट्रांसफर करता है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय। सिफारिश यही आ जाएगी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए सिफारिश में जो क्या नाम एक उच्च न्यायालय से दूसरे एक उच्च न्यायालय के जज का दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए जो क्या कोलिजियम सिस्टम है, किस प्रकार की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो उनका स्थानांतरण करेगा। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट का विवादित रहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित रहे, तो बहुत से विवादित रहे, तो उसके लिए जो ये रेफरेंस इन रीप्रेजेंटेशन रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये कोलिजियम सिस्टम दिया था। अब आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजों का अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने बताया, उसके लिए योग्यता क्या है। उसके लिए योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको जो भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्ष तक जो वो रहा हो, और दूसरा है तीसरा कि वह जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश वह उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यहाँ पर आर्टिकल 117 के सब क्लास 2 के अंतर्गत एक सी क्लास भी है जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि आर्टिकल 217 का सब क्लास 2 का खंड सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था कि पारंगत विधि वेता को भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है ये पारंगत विधि वेता जो सी खंड था 217 के सब क्लास 2 का सी खंड था, इसको जो है निरस्त कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया। बहुत सी बार जो है अगर कठिन क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद हाई कोर्ट के जजों को ओथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जजों को जो ओथ दिलाता है वो राज्यपाल, यानी कि उस राज्य का राज्यपाल जो है उसको ओथ दिलाता है। आर्टिकल 220 के अंतर्गत एक बहुत अच्छा प्रावधान है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक परमानेंट जज रहा। देखो यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के बारे में बात नहीं की गई। अगर एक उच्च न्यायालय में कोई स्थायी न्यायाधीश रहा, एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा, तो उन उच्च न्यायालयों में वह विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह अपर रहा, अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश रहा, तो उस पर जो है विधि व्यवसाय करने से कोई प्रतिबंध इन उच्च न्यायालयों में भी नहीं है जहां वह एक्टिंग और एडिशनल रहा। लेकिन अगर वो परमानेंट रहा, तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वह जज जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रहा परमानेंट जज, तो वहां नहीं प्रैक्टिस कर सकता हो। लेकिन अगर ये व्यक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही ये जज रहा हो तो वो विधि व्यवसाय कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा अगर परमानेंट जज जो है हाई कोर्ट में रहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रहा, तो उसके अलावा भारत में जो 24 अन्य उच्च न्यायालय हैं या सुप्रीम कोर्ट है वहां पर प्रैक्टिस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें नहीं कर सकता। ठीक है जी।
उसके बाद देखो यहाँ पर आर्टिकल 222 में स्थानांतरण है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जजों का अपॉइंट स्थानांतरण ट्रांसफर, जो कि मैंने अभी बताया। उसके लिए कोलिजियम सिस्टम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जो है जज होंगे, उनका कोलिजियम सिस्टम होगा और उसके अकॉर्डिंग में उसका सिफारिश जो है राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति जो है उनका ट्रांसफर कराएगा। आर्टिकल 223 में जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात की गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, देखो जब जो है किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या तो बीमार है या अनुपस्थित है या उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, किसी भी कारणवश जो उसका पद खाली है, तो राष्ट्रपति जो है उसके मुख्य न्यायाधीश के जो प्रशासनिक कार्य हैं और अन्यथा और कार्य हैं, जजेस के कार्य हैं, उनको कार्य करने के लिए किसी भी जो परमानेंट जज है हाई कोर्ट का, उसको जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। आर्टिकल 223 में ये भी पावर जो है राष्ट्रपति को है। उसके बाद आर्टिकल 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर जो है की जाती है। दोनों में अलग अलग अंतर है। अगर कोई अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में, आर्टिकल 224 के अंतर्गत अपर जज के अपॉइंटमेंट किया गया, तो ये 2 वर्ष के लिए होता है, केवल 2 वर्ष के लिए। ठीक है जी। अगर इसमें ही कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की, क्योंकि दोनों चीज है इसमें, तो वहां पर जो है मान लो अस्थायी न्यायाधीश कार्य नहीं है, अस्थायी न्यायाधीश नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को जो एडवोकेसी करता है, जो योग्यता बता रखी, उसके अंतर्गत जो किसी जज को, किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पर अस्थायी न्यायाधीश की जगह कार्यकारी न्यायाधीश अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये दोनों बातें जो क्लास 1 में अपर जज है जो 2 वर्ष के लिए होता है, उसके बाद स्थायी न्यायाधीश कार्य करने के लिए नहीं है या बीमार है वगैरह है, तो उसकी जगह जो है योग्यता जो हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करने की है, उनमें से किसी व्यक्ति को यहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। आर्टिकल 224 के अंतर्गत। आर्टिकल 224A के अंतर्गत जो है यहाँ पर रिटायर्ड, जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, उसको जो है यहाँ पर जब कार्य की अधिकता होती है तो उसको जो है यहाँ सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुला सकते हैं और उसको जो है उच्च न्यायालय के वही शक्ति विशेष अधिकार सब होंगे जो एक जज को प्राप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाता। ये आर्टिकल 224A के अंतर्गत है। आर्टिकल 225 इतना खास नहीं है। आर्टिकल 226 है रिटें निकाल नहीं सकती है। आर्टिकल 226 में मूल अधिकार यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए, देखो यहाँ 2 चीज है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। आर्टिकल या अन्य प्रयोजनों के लिए रिटें निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ भाग 3 जैसा कि आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत एससी को केवल और केवल भाग 3 द्वारा में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक या प्रहरी बनाया गया है और उन्हीं के लिए वह रिट निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 226 के अंतर्गत उसको अधिकारता ज्यादा है हाई कोर्ट को। वह आर्टिकल 32 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को के बारे में तो रिट निकाल ही सकता है, लेकिन अन्य प्रयोजनों के लिए भी उसको रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका से मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकारिता है। ठीक है जी। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बात को माना है अन्य केसों में। आर्टिकल 227 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय को अपने जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं उन पर जो है सुपरविजन करने की पावर दी है। हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है।
सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, ये पावर हाई कोर्ट के पास है कि आर्टिकल 227 के अंतर्गत ये वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने जो अधीनस्थ लोअर कोर्ट है, जैसे जिला जज वगैरह है, अधीनस्थ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल है, उन पर जो है सुपरविजन करने की पावर दी गई है। वो उनके काम को देख सकता है कि क्या मेरे अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण जो है सही कार्य कर रहे या नहीं कर रहे। इसलिए प्रशासनिक जजों की नियुक्ति की जाती है कि जिलों पर जो है, कई की जिलों पर एक जज प्रशासनिक जज होता है, वो 2 महीने में 3 महीने में इनके कार्य का वितरण देखता है, रोज की रिपोर्ट लेता है कि क्या लोअर कोर्ट्स ने आज कितना काम किया, कितना नहीं किया, सब काम करता है आर्टिकल 227 के अंतर्गत। और सुपरविजन करता है, अगर कोई जो है जज अपने कार्य में नहीं कर रहा तो उसको जो है टर्मिनेट करने की या सस्पेंड करने की पावर भी हाई कोर्ट को इस प्रकार से है। आर्टिकल 227 के अंतर्गत ये उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अगर संविधान के निर्वचन या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान विधि का प्रश्न आ गया, तो क्योंकि संविधान का निर्वचन करने की अधिकारता लोअर कोर्ट्स को तो है नहीं, जिला जज को या सिविल जज को तो नहीं है, ये संविधान के निर्वचन करने की अधिकारता केवल और केवल जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है और किसी को नहीं है। तो वहां पर अगर लोअर कोर्ट के समक्ष जो है संविधान की व्याख्या संबंधित कोई विधि का सारवान प्रश्न उठ खड़ा हुआ, तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट उस केस को अपने पास मंगा लेगा या जो है वो जिला जज या सिविल जज जो है उसको लिखेगा हाई कोर्ट को कि मेरे समक्ष जो विवाद है, जो मामला आया है, जो वो संविधान के निर्वचन संबंधित है, तो वहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है। जैसे रेफरेंस होते हैं, सीपीसी में भी रेफरेंस का प्रावधान दिया गया और यहाँ पर जो है सीआरपीसी में रेफरेंस का प्रावधान दिया गया, तो उस मामले में अगर संविधान के निर्वचन का कोई प्रश्न है तो इस प्रकार से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वे मैंने आपसे बताए और मुझे आशा है कि इनमें से जो है बहुत अधिक आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो संविधान का पोर्शन था। और ये मेरा विश्वास है कि जो मैंने इन वीडियो में बताया है जो संविधान की जेलों के बारे में, उनमें से 100% क्वेश्चन इसी से आने हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। धन्यवाद।